प्यारे साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है लिटरेचर लवर्स में। आप सबने बहुत शानदार तरीके से आज का पेपर अटेम्प्ट किया होगा। 6 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के समान अध्ययन की आज पूरी की पूरी एनालिसिस आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। कैसा गया है आप सबका पेपर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। और हम सबसे पहले शुरू करते हैं लास्ट क्वेश्चन से, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आपको पहला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन यह था कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों के बाद बाढ़ आती है। आपको याद होगा जब मैं आपको मानसून पढ़ा रहा था और मानसून पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि लौटता हुआ मानसून इधर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, इधर जो तमिलनाडु वाला रीजन है यहां पर वर्षा वगैरह करता है, यहां पर बाढ़ जैसी अवस्थिति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि इधर से आपका साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, अगर आपको ज्योग्राफी की साइक्लोन वाली जलवायु वाली क्लास याद होगी, वर्षा वाली क्लास याद होगी, तो उसमें मैंने बताया था कि जब वर्षा होती है तो वर्षा के कारण डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्बेंस से प्यारे बच्चे यहां पर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है और यहां पर प्यारे बच्चे भारी वर्षा होती है। आम्र वर्षा वगैरह के बारे में डिस्कस कर रहा था, अगर वो की पॉइंट आपको याद होगा। हाँ जी, फिर मैंने आपको एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अब नेक्स्ट बच्चों को जरूर ध्यान रखना है, अगर वर्षा से क्वेश्चन आ रहा है तो एक प्रश्न और आ सकता है कि भूमध्य सागर से आपकी एक वर्षा चलती है, भूमध्य सागर से यहां पर वर्षा होती है, इसे ही पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। अगला अगर क्वेश्चन बनना होगा तो इस प्रकार से यहां से बन सकता है। वर्षा वाला जो चैप्टर करवाया ना कंप्लीट, उसे अच्छे से आप लोग देख लेना, वहां से ये प्रश्न आपका बनने की पूरी संभावना होगी, यह याद रखिएगा, ठीक है। मानसून कितनी शाखाओं में बढ़ता है, कौन सी वर्षा कहां पर होती है, आम्र वर्षा कहां पर होती है, कॉफी किस वर्षा से जो है आपका फसल चक्र के अंदर जो कॉफी को कौन सी वर्षा प्रभावित करती है, जूट के लिए जिसे गोल्डन जो है गोल्डन रेशा कहा जाता है उसके लिए कौन सी वर्षा प्रभावित होती है, सब कुछ लेक्चर में पढ़ा रखा है, उसे अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना, अगले पेपर में आपके काम आने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं भाई, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि अधिनियमों पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिस भी बच्चे ने, सब मुझसे कह रहे थे सर आप पॉलिटी 22 लेक्चर क्यों करा रहे हो, क्योंकि मुझे पता था बेटा पॉलिटी है और आपका आयोग पेपर करा रहा है, हल्का पेपर नहीं पढ़ाएगा, समझे, हल्का पेपर नहीं बनाने वाला था। और पॉलिटी में आया भी सिर्फ जिसने आर्टिकल्स वाला, मतलब ये जितने भी अधिनियम वाला, अगर मॉडर्न हिस्ट्री भी अगर आपने किया होगा तो भी आप कवर कर लोगे, पॉलिटी का लेक्चर किया होगा तो भी आपसे कवर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए चार्टर अधिनियम की बात करें तो प्यारे बच्चे आपका सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग तो इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करना था, रेगुलेटिंग एक्ट था, फिर आपका आया था पिट्स इंडिया एक्ट, फिर आया था आपका चार्टर अधिनियम आया था, फिर आपका जो भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट्स आया था। तो इस प्रकार से ये एक्ट आए थे। टाइम पीरियड आपको याद होगा, 1813 में आपका चार्टर अधिनियम था बेटा, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट था, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम था जो सबसे बाद में, और 1773 में रेगुलेटिंग अधिनियम आया था। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे अलग अलग टाइम पीरियड पर आए थे, ये सब क्लास में कराए हुए क्वेश्चन है और एज इट इज आपसे पूछा गया है। तो जितने भी अब एक्ट्स हैं जो कि चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर 1757 जब प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद से जब कंपनी का शासन रहा और कंपनी के शासन के बाद प्यारे बच्चे एक प्रॉपर रेगुलेटिंग एक्ट का प्रॉपर वो करा रखा है, समझे, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, उसे आप कवर कर लेना, जरूर पढ़ के जाना प्यारे बच्चे, वह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद भाई अगला 27वां क्वेश्चन था कि मतलब 28वां क्वेश्चन क्या था कि लोकसभा चुनाव कितने बार हुए हैं। तो ये जनरल नॉलेज का था कि अगर आप न्यूज वगैरह भी देखते होगे तो भी आप कर लिए होगे, वरना करंट वाले सर से आपने मैराथन करी होगी तो उसमें उन्होंने जरूर कराया होगा कि चुनाव कितने चरणों में होता है, कितने 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वो कितने फेज में हुआ है, तो लोकसभा चुनाव से किस पार्टी को कितनी सीट मिली, किस पार्टी को कितना क्या मिला, ये भी पढ़ लेना, एक सामान्य जानकारी के तहत आपको यह काम आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अपक्रिया कर लेती है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, आप कभी पानी पे सोडियम उठाकर फेंक दोगे ना, रील भी देखते होगे ध्यान से ना, तो ऐसा प्रश्न आप आसानी से कर लोगे, ठीक है, कि सोडियम धातु उठाकर फेंकोगे तुरंत आग पकड़ लेता है, तुरंत धमाके जैसी स्थिति हो जाती है सोडियम। अगर आपने ये जो है फिजिक्स साइंस की एक पीवाईक्यू की मैराथन पढ़ी, मतलब साइंस की एक मैराथन पढ़ी हुई है क्वेश्चन वाली, उसमें श्योर सर ने कराया होगा, तो उसे आप देख लेना एक बार, ठीक है, बैच के अंदर पड़ी हुई है, उसे देखना एक बार, ठीक है। इनमें से कौन सी धातु साधारण धातु पर अपक्रिया, जब साधारण धातु पर जब जल पड़ता है तो अपक्रिया करती है, तो सोडियम धातु है, यह याद रखिएगा, इसका सही उत्तर सोडियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न है आपका 26वां आया था, मैथ का क्वेश्चन था, खैर अभी मैथ्स वाले सर नहीं है, लेकिन इसका जिसने भी 297x लगा 297 लगाया होगा वह उत्तर सही हो जाएगा उसका।
अगला फिर जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, कांग्रेस की सारी समितियां याद कराई थी आपको। उसके बाद फिर मैंने गांधी जी के बारे में आपको, जब गांधी एरा भी पढ़ा रहा था और भारत छोड़ो आंदोलन भी पढ़ा रहा था, तब भी प्यारे बच्चे ये प्रश्न एज इट इज आपकी क्लास से आया है। जो आपने पढ़ा है ईमानदारी से क्लास अगर आप करते होंगे तो प्यारे बच्चे यह प्रश्न आपने किया होगा बहुत खूबसूरत तरीके से, कि बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। मैंने यह भी बताया था कि बॉम्बे में पहली बार यह तय किया जा रहा था कि अब इस आंदोलन का कोई नेतृत्व करता नहीं होगा, और अब जो है इस आंदोलन का कोई नेतृत्व करता नहीं होगा, यहां पर खुला आंदोलन होगा, जनता ही नेतृत्व कर रही होगी। और बैठक हुई थी, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव यहां स्वीकृत हुआ था, और 8 अगस्त 1942 की बात थी। फिर भारत छोड़ो बात कही गई थी कि भाई अब अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी जी और कांग्रेस ने अब डिसीजन ले लिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। 8 अगस्त 1942 एज इट इज नोट्स में लिखा हुआ, आपको क्लास के अंदर कराया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। यदि किसी संख्या, फिर ये मैथ्स का प्रश्न था, मैथ्स का प्रश्न आपने किया होगा, गणित के सर ने बहुत अच्छे से नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ा दिए थे। तो भाई आपसे यह 20% है तो 50 है तो संख्या क्या होगी, 250 होगी क्या, आप देख लेना, जो है यह आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आपका षष्ठभुज विकर्णों की संख्या, यहां पर षष्ठभुज विकर्णों की संख्या पूछा था, 9 है। ध्यान, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बचपन में आता था षष्ठभुज वगैरह में। ठीक है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, वॉल्टर जी रोसेन ने किया था, यह याद रखेगा। ऊंट का कुबड़ बना होता है किससे, तो भाई ऊंट का कुबड़ किससे बना होता है, वसा उत्तक से बना होता है। नॉर्मल जर्नल साइंस का क्वेश्चन है, वसा उत्तक का बना होता है, यह याद रखेंगे प्यारे बच्चे। इसके बाद फिर आपको यहां देखने के लिए मिलेगा, सूची 1 से 2 को सुमेलित कीजिए, जिसमें आपको बौद्ध संगीतियां दी हुई थी और उनका स्थान मिलाना था। बौद्ध, मैंने जैन और बौद्ध अलग अलग लेक्चर कराए हैं। बौद्ध धर्म जब मैं आपको वैदिक एरा पढ़ा रहा था, वैदिक एरा के बाद का चैप्टर है बौद्ध धर्म। ज्योग्राफी मतलब हिस्ट्री की क्लास, एशियंट हिस्ट्री की क्लास 16 वीडियो पढ़ाई थी, 16 में से चौथी या 5वीं वीडियो होगी, उठाकर देख लेना। उसमें प्रॉपर पूरी की पूरी संगीतियां किसने कौन से स्थान पर हुई है यह सब कुछ लिखवाया हुआ है। दोबारा उसे प्रैक्टिस सेट में भी करवाया हुआ है। आपको याद होगा प्रथम बौद्ध संगीति आपकी राजगृह में हुई थी, फिर दूसरी कहां हुई थी, आपकी वैशाली में हुई थी, तीसरी आपकी कहां हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी कहां हुई थी, कश्मीर में हुई थी। कुंडलग्राम आपको याद होगा, ये सब कुछ कराया है, एक भी अलग क्वेश्चन नहीं आया है यहां से, जो भी आपको एशियन हिस्ट्री में कराया था एज इट इज, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। अब अगले क्लास वाले बच्चों को क्या देना है, मतलब अगले पेपर वाले बच्चों को क्या ध्यान रखना है, तो भाई जैन समितियां जरूर ध्यान से पढ़ के जाना। जैन के कितने 24 तीर्थंकर आते हैं, 24वें तीर्थंकर महावीर थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह था। तो 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ हैं, उनके प्रतीक चिन्ह सांप है क्या, समझे। पहले तीर्थंकर उत्तर प्रदेश से 2 तीर्थंकर संबंधित हैं, उनके बारे में अलग से पढ़ा रखा है, वो वाला चैप्टर विशेष तौर से फोकस कर लेना। जैन और बौद्ध, उनके माता का नाम, पिता का नाम, कितने वर्ष में गृह त्याग किया, किस नदी के किनारे मोक्ष प्राप्त हुआ, किस वर्ष में उन्होंने पहले अपना पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई, किसने सारनाथ में अपना पहला ज्ञान दिया, यह सब कुछ प्यारे बच्चे पढ़ लेना बहुत अच्छे तरीके से, तो आपका यहां से पेपर सफल हो जाएगा। आगे आने वाले प्रश्न भी आप कर ले जाओगे, जिनका अगले शिफ्टों में पेपर है वह ध्यान से देखेंगे मेरे गुड्डा गुड़िया। ठीक है, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं का विरोध किसने किया था, बी आर अंबेडकर जी ने किया था। पॉलिटी के अंदर से क्वेश्चन था, ठीक है। विनोबा भावे, महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया था, बाकी बी आर अंबेडकर जी ने इसका विरोध किया था, यह ध्यान रखिएगा। पॉलिटी से क्वेश्चन था आपका, ठीक है। फिर मैंने आपको जब बिहार किस राजनेता ने, जब मैं आपको पिछड़ा वर्ग आयोग पढ़ा रहा था तो उसमें कर्पूरी ठाकुर का नाम भी आया है, और कर्पूरी ठाकुर के बारे में बताया था मैंने आपको। कर्पूरी ठाकुर अगर आपको याद होगा तो ये आरक्षण का मुद्दा सर्वप्रथम जोरों से उठाया था, यही बिहार के नेता थे। ओबीसी आरक्षण के जो कर्ता धर्ता है इन्हीं को माना जाता है। बड़े चर्चा वाला विषय है, एक सामान्य जानकारी का विषय है, यह ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास कहलाता है, यह मैंने नहीं पढ़ाया, ईमानदारी से बता रहा हूं। पार्थोनियम संबंधित है, यह ध्यान रखिएगा, ये पार्थोनिया से संबंधित है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि बन जाए आपसे, अगर आप बना पा रहे हो, ठीक है भाई। देखो इधर ये भी आपको प्रॉपर ज्योग्राफी में, मैंने ज्योग्राफी में कराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति किससे संबंधित है। अगर आपको श्वेत क्रांति याद होगी, दूध से संबंधित है। वर्गीस कुरियन वगैरह का नाम भी पढ़ाया था मैंने, समझे। किस क्रांति को किसने शुरू किया, किस क्षेत्र में क्रांति शुरू हुई, यह सब कुछ एज इट इज इसी पेन से लाल रंग और नीले रंग से लिखा हुआ है, मुझे अच्छे से याद है। मैंने इस टाइप पे इंग्लिश में लिखा हुआ था, अगर आपको याद होगा। यह
इसके बाद भाई आपका यहां पर जो नीली क्रांति है ये मत्स्य से संबंधित थी, आपकी पीली क्रांति तिलहन से संबंधित थी, आपकी हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित थी, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया था, कौन भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक है, कौन विदेश में ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक रहा है, कहां से भारत में ये बीज लाए गए, कौन सी किस्म लाई गई, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ाया ज्योग्राफी के अंदर। आप खोल के देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये रही बात आपके इस क्वेश्चन की। तो आगे आने वाले बच्चों को इस टॉपिक को कैसे कवर करना है भाई, सारी क्रांतियां पढ़ लेना, क्रांतियों के जनक पढ़ लेना, कौन सी क्रांति इससे पहले विदेश में कौन थी, भारत में कौन सी थी, ये सब कुछ पढ़ लेना। डेप्थ बढ़ेगा क्वेश्चन का तो आप कर ले जाओगे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन विनियम जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया कि लोग हर साल करीबन 20,000 करोड़ गवा रहे हैं और लोकसभा में यह बिल पेश किया गया 20 अगस्त 2025 को। करंट का क्वेश्चन था, यह याद रखिएगा, 20 अगस्त 2025 को। भाई, फतेहपुर सीकरी सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत निर्मित कराई गई थी, आपको बताना है। यदि आप सभी को याद होगा, मैंने जब आपको अकबर को पढ़ाया था, जब मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा रहा था, मध्यकालीन इतिहास पढ़ा रहा था, मैंने अकबर द्वारा निर्मित तमाम आपके महलों के बारे में बताया था, उसमें पंचमहल के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। यह आपको याद होगा और यही इसका सही उत्तर है भाई। डूरंड कप, प्यारे बच्चे, स्टैटिक जीके की क्लास याद करो, स्टैटिक जीके की क्लास याद करो, स्टैटिक जीके की क्लास, और उस स्टैटिक जीके की क्लास में खेल संबंध बेटा जो लेक्चर है ना, खेल, उस लेक्चर को, स्पोर्ट्स वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना। 2-3 लेक्चर में कंप्लीट कराया मैंने। उस फुटबॉल वाले सेक्शन को, वहां पे फुटबॉल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और सभी खेलों से संबंधित कब मैंने आपको बताए थे। तब मुझे बच्चे कह रहे थे, सर आप इतना डेप्थ क्यों पढ़ा रहे हो सर, ऐसा थोड़ी ना होता है, इतना थोड़ी ना पूछेगा। बेटा ये आयोग का पेपर है, हल्के में मत ले लेना। जीएस जब जिसका सिलेक्शन 1 नंबर से रुकता है उसको पता होता है कि दिक्कत कहां हो रही है। डूरंड कप स्टैटिक जीके के उस किस क्लास से आया है, स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से ये क्वेश्चन उठकर आया है। एज इट इज क्वेश्चन मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखवाया है, प्यारे बच्चे एक बार उठाकर देख लेना, उसे रिवाइज कर लेना। यानी आगे वाले बच्चों को किस पर ध्यान रखना है, तो डूरंड कप पर प्यारे बच्चे बड़ा फोकस करना है आप सभी गुड्डा गुड़िया को। ठीक है, आगे बढ़िएगा सभी, सभी मेरे गुड्डा गुड़िया आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, हेलो, ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। देखिए, तो ये अनुच्छेद और विषय, अब किसी को याद हो ना याद हो, मैंने आर्टिकल का अलग से एक लेक्चर लिया था, अलग से लेक्चर लिया था। कहां पर, पॉलिटी के अंदर ही, पॉलिटी के क्लास जब चल रही थी तो भाई इसका प्रॉपर अलग से लेक्चर लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 51 का में आपके मूल कर्तव्य दिए गए। मैंने आपको यह तक याद कराया था कि जो मूल कर्तव्य है वह किस देश से लिए गए हैं, और जो आपके मूल अधिकार हैं वह किस देश से लिए गए हैं। आपने दोनों बहुत अच्छे तरीके से याद किया होगा, मुझे पक्का भरोसा है आपको भाई। ठीक है, आर्टिकल 14 आपका, आर्टिकल 14 यहां पर प्यारे बच्चे विधि के समक्ष समानता समता की बात करता है। 17 जो है या आपका 17 बात करता है अस्पृश्यता का अंत, कहता है छुआछूत जो है, आज तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, उस अवसर पर अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। और डी जो यानी अनुच्छेद आर्टिकल 18 है, या उपाधियों की अंत की बात करता है। एज इट इज नोट्स में लिखे हुए आर्टिकल है, कुछ नया या अंदर से उठाकर नहीं पूछा है कि अंदर बाल की खाल निकाला है वहां से प्रश्न निकाला है। बिल्कुल ऊपर जो हेडिंग होती है ना, जब मुझसे कहते सर इसके अंदर का बताइए, मैं कहता था बेटा इतना ही पढ़ लो, इतने से ही आएगा। देखो उतने से ही आया है, ज्यादा बाहर से नहीं आया। जो क्वेश्चन आया है और जो सामान्यता, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा ना, वो भाई और क्लास डेली कर रहा होगा भाई, उसको दिक्कत होनी चाहिए, समझे। वो क्लास बेटा ध्यान से कर लेना पूरा आर्टिकल। आगे आने वाले बच्चों को क्या ध्यान देना है कि पूरे के पूरे जो आर्टिकल्स पढ़ा रखे हैं उन अनुच्छेदों को अच्छे से ध्यान रख लेना है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़िए भाई। जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया था? किसने भाई? जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया था? करंट का क्वेश्चन है। वियतनाम ने खैर समाप्त किया था, यह ध्यान रखिएगा। किसने समाप्त किया था? वियतनाम ने समाप्त किया था। नीचे दी गई फसलों में से कौन सा फसल मोटा अनाज नहीं है? मैंने पढ़ाया है अनाज फसल चक्र, आपको अगर याद होगा कृषि वाले चैप्टर में मैंने आपको मोटा अनाज पढ़ाया था कि भाई मक्का, बाजरा,
और ज्वार ये सब मोटे अनाज होते हैं, गेहूं मोटा अनाज नहीं होता। मैंने बताया था कि मैं बुंदेलखंड हूं, मेरे बुंदेलखंड से हूं, और भाई बुंदेलखंड में तो भाई मोटा अनाज होता है, हम लोग तो बाजरा गेहूं जानते नहीं थे। ये उदाहरण भी दिया था मैंने कि हमारे यहाँ तो सर 1990 के बाद गेहूं पता चला, हमने तब गेहूं खाना शुरू किया, उससे पहले अगर आपको याद होगा यही मेरे शब्द थे जो मैंने बोला था। यही प्यारे बच्चे आपसे प्रश्न भी आया था, समझे, सीधी सी बात है, गेहूं आपसे पूछा गया एज इट इज। इसके बाद भाई किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए, एज इट इज क्वेश्चन बेटा, उच्च न्यायालय वाला क्वेश्चन खोल लेना, पॉलिटिकल लेक्चर खोल लेना। मैंने तुम्हें बताया था यदि तुमको कोई हेबस कॉर्पस है तुम्हारे पास, तुमको कोई जेल में नहीं रख सकता। अगर तुमने मर्डर कर दिया है तुमको जेल में नहीं रख सकता। कैसे नहीं रख सकता? तो उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी कर सकती है? 3 रिट मैंने स्पेशल तुमको बताई थी, ऐसे कर करके, ऐसे बॉक्स बना बनाकर आपको रिट के प्रॉपर कॉलम खुले हुए हैं, और उसमें एज इट इज तुमको बता रखा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आपका हेबस कॉर्पस होता है, वही हेबस कॉर्पस प्यारे बच्चे, वही हेबस कॉर्पस आपकी रिट जारी की जाती है उसी बात पर। यह ध्यान रखोगे तो मतलब अब क्या करना है, उच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी, और पढ़ाए बताया भी है पेपर से पहले कि जो जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो जिसकी पावर है, जो रिट जारी कर सकता है, जितनी शक्तियां हैं, कौन नियुक्त करता है, किससे नियुक्ति होती है, आगे आने वाले पेपर वाले बच्चे इसे पढ़कर जाना। इस टॉपिक को अगर अभी भी नोट कर रहे हो तो पेन कॉपी लेके नोट कर लो, इस टॉपिक को करके जाना, तभी प्यारे बच्चे आगे चीजें बनेंगी भी, यह ध्यान रखना। इसके बाद भाई अगला प्रश्न था सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? करंट जो है 2001 में प्रारंभ हुआ था, यह याद रखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान। आगे बढ़िए भाई, देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन था। योजना और उनके उद्देश्य दिए हुए हैं, योजना और उनके उद्देश्य दिए हुए हैं, क्या क्या है भाई? देखो योजना, उसके उद्देश्य क्या है भाई? देखो जो आपका मां योजना है, मां योजना का संबंध है बेटा स्तनपान का बढ़ावा देना, स्तनपान को बढ़ावा देना। जो आपका लक्ष्य योजना है, इसका संबंध है प्यारे बच्चे प्रसव कक्ष में, ऑपरेशन थिएटर में सुधार करना। जो सुमन योजना है, इसका लक्ष्य है गर्भवती स्त्री एवं नवजात के स्वास्थ्य की निःशुल्क देखभाल करना। और जो एमसीपी कार्ड योजना है, इसका संबंध है प्यारे बच्चे आपका पीएमएमवीवाई के अंतर्गत लाभ देना। इसलिए आपका ऑप्शन ए जिस भी बच्चे ने लगाया भाई, जिसने भी लगाया उसका तो सही है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़िए जरा सा, अगला प्रश्न देखिएगा भाई। देखो जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए जाते हैं सभी जीवधारी। जिस भी बच्चे ने बायोडायवर्सिटी का ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा रखा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बायोडायवर्सिटी जैव विविधता बताया था कि वह क्षेत्र जहां पर सभी जीवधारी रहते हैं, और वहां पर बहुत सारे आपके क्या होते हैं, बहुत सारे जीवधारियां होते हैं, अलग अलग प्रजाति के होते हैं, सब एक साथ एक जगह रहते हैं, वही बायोडायवर्सिटी होती है। तो भाई जैव विविधता हॉटस्पॉट को हम यहां पर बायोडायवर्सिटी सभी जीवधारियों से परिभाषित किया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा, कोई नई बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी मतलब पर्यावरण से, एनवायरमेंट से क्वेश्चन है, आप ज्योग्राफी वाले लेक्चर कर लेना, वहीं से ही कवर हो जाएगा, आगे वाले भी कवर होंगे, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, तो आपसे यहां पर देखो ये वाला क्वेश्चन भी नहीं कराया मैंने भाई, देखो जो नहीं कराया, 2 क्वेश्चन अभी तक मैंने जो मुझे पढ़ाना था उसमें से 2 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए नहीं आए हैं, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन बाकी प्रश्न एज इट इज है। किस फसल को फसलों का ऊंट भी कहा जाता है? किस फसल को फसलों का ऊंट भी कहा जाता है? तो भाई ये नहीं पढ़ाया था मैंने, जहाज तो पढ़ा दिया था कि भाई ऊंट को जहाज कहा जाता है रेगिस्तान का, लेकिन ये नहीं पढ़ाया। तो ज्वार सोरघम को फसलों के ऊंट के नाम से जाना जाता है, यह ध्यान रखना। दूध सागर प्रपात किस नदी पर स्थित है भाई? दूध सागर प्रपात प्यारे बच्चे भद्रा नदी पर है, शरावती नदी पर है, यह पढ़ाया हुआ जलप्रपात का क्वेश्चन है। मंडोवी नदी के बारे में पढ़ा रखा है, बहुत सारी नदियां पढ़ाई थी, नदियों के सारे जलप्रपात पढ़ाए थे, जितने भी वाटरफॉल्स हैं किस नदी पर अवस्थित है, जितनी भी झीलें हैं किस स्टेट पर अवस्थित है, कौन सी झील क्या है, सब कुछ पढ़ाया बेटा। बड़े आराम से आगे जलप्रपात वाले भी पॉइंट्स पढ़कर जाना, आगे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। झील भी इंपॉर्टेंट है, पहाड़ी भी इंपॉर्टेंट है, पाठ भी इंपॉर्टेंट है, पर्वत भी इंपॉर्टेंट है, सबको सब करके जाना है, कोई छोड़कर नहीं जाएगा इन टॉपिक्स को, ठीक है भैया। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न है ये मसाई जनजाति से संबंधित, आपका चौथा मतलब जनजाति संबंधित, तो ट्राइब्स वगैरह के क्वेश्चन कर लेना, आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, यह ध्यान रखना।
उसके अलावा अल्ट्रासोनिक तरंगे, भाई जो मैराथन कराई हुई है पीवाईक्यू वाली, मतलब एक साइंस की मैराथन पड़ी है आपके, 7-8-10 घंटे की मैराथन है, अगर वो मैराथन कर लोगे तो इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन जो साइंस वाले हैं उसके अंदर कवर कराए थे। 20,000 हर्ट्ज बैच के अंदर पड़ी है, इसलिए बता रहा हूं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक है भाई अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वर्तमान में सबसे अधिक अंशदान कौन करता है? सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर करता है। इस प्रकार से आपके पूरे के पूरे प्रश्न हो गए 30 के 30 यहां पर कंप्लीट। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी और हर एक बच्चा जो है आज पेपर में आपका कितना स्कोर बना है कॉमेंट करके आएगा। आगे आने वाले बच्चों को गाइडेंस भी मिल गई होगी कि सर कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो सभी बच्चे बड़ी मेहनत के साथ अपनी तैयारी पे जुट जाओ, क्योंकि भाई हमने भी मेहनत की आपके लिए, आपको भी अपने लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी है। जो टॉपिक अब नए से लग रहे होंगे उनको, जो नहीं बन रहा होगा क्वेश्चन, उनके टॉपिक फटाफट रिवाइज मारो। आपके पास पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है, वो सब करो, खत्म करो और बेस्ट करके आओगे। मुझे पता है, आपके ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि आप सबने मेहनत की है, घबराना नहीं है। आगे जिनका 17-18 तक पेपर है वह भी बहुत अच्छा करके आने वाले हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है आप सब बहुत जबरदस्त करके आने वाले हो। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए ऐसे ही अपना भरोसा प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। आप सबने पहली बार मौका दिया लिटरेचर लवर में जीएस के लिए एक शानदार तरीके से पढ़ाने का, और उसमें सारी टीम ने बड़ी मेहनत की आप सबके लिए, और उसका रिजल्टेंट भी आप सबके सामने है। सभी के सभी क्वेश्चन तो नहीं आए क्लास से, लेकिन हाँ जी 90 to 95% आपके प्रश्न क्लास से रहे हैं। जो क्लास से इतर भी रहे हैं, अगर किसी बच्चे ने रेगुलर क्लास की है तो कुछ जरूरी नहीं होता कि यहां लिखा जाए, कुछ ऐसा होता है मुंह से भी बताया जाता है। वह भी प्यारे बच्चे 2-4 क्वेश्चन आपके वहां से भी आपको मिले होंगे। आशा करता हूं कि हाँ जी दिमाग एक खुला होगा। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अथाह सागर है, उसमें 30 प्रश्न एक चुनौती थी मेरे लिए भी कि आप सबके लिए इतना कंसाइज मटेरियल दे देना कि आप वहां तक पहुंच पाओ। और पिछले बीते 3 महीनों के अंदर जो आपने पढ़ा है वो बहुत शानदार पढ़ा है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, आगे आने वाले शिफ्टों में आप बहुत शानदार करके आओगे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और इसी के साथ प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद साथियों, धन्यवाद।